पीपीटी इज विजिबल? प्लीज चैट बॉक्स का यूज करके बताइए so that we can proceed with the session. Okay, thanks a lot. So good evening one and all, and a big thanks to be a part of the webinar today. And it's a pleasure sharing the platform once again with you all. This is my first session for this academic year, and I hope I can add some value to this educational journey of yours. So आज का जो टॉपिक है सेशन का वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट. इसको लेने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि सेशन की शुरुआत है तो शुरू से शुरू करने की कोशिश है. सो पोस्ट द कमिंग ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, होलिस्टिक डेवलपमेंट हर जगह सुनाई देता है. जब भी वी टॉक अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, होलिस्टिक डेवलपमेंट इज लाइक अ सिनोनिम. तो समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन में कि इतना पॉपुलर क्यों हो गया ये टर्म होलिस्टिक डेवलपमेंट. इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे का रीजन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. क्योंकि अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो जो फर्स्ट चीज हम लोग जवाब देते हैं कि सिर्फ मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब हम लोग बोलते हैं. बट कैसे करना है ये, और हाउ टू गो अबाउट इट. एंड ऑफ द डे चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसी है, बच्चे का विकास होना चाहिए, बच्चे को सेंटर में रखा गया है. बट एट द सेम टाइम एडुकेटर्स के लिए भी वो फीजिबल और डुएबल कैसे हो, इसको हम लोग आज एक सेशन में कुछ डिकोड करने की कोशिश करेंगे. एंड आई जस्ट होप कि लास्ट में सेशन के हम लोग कुछ तो समझ पाए कि हाउ टू गो अबाउट इट, राइट. सो शुरू करते हैं. तो पोस्ट द कमिंग ऑफ एनईपी, होलिस्टिक डेवलपमेंट हम लोग सुन रहे हैं. तो ये बहुत एक बड़ा टर्म है, एक सेशन में इसको पूरा पूरा समझना मुश्किल है. बट इसका जिस्ट हम लोग इस सेशन में ऐसा निकालेंगे कि एक रास्ता समझ में आएगा कि ये हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं. तो जिस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग पढ़े जब हम लोग स्टूडेंट थे, वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, करेक्ट? जस्ट अ मिनट. हाँ, वो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था जहाँ पे हर चीज एकेडमिक अचीवमेंट से तौली जाती थी. अगर आपके मार्क्स आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नो मैटर आप कैसा फील करते हैं, नो मैटर कि आपका इंटरेस्ट उसमें था कि नहीं था. आपको हो सकता है साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, लेकिन आपने रट के कैसे भी करके अगर उसमें आप मार्क्स ले आए तो यू आर अ सक्सेस. बट क्या वो सही मायने में एडुकेट होते हैं इंसान उस तरीके के प्रेशर में, और क्या उसका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है कि नहीं होता है, ये अब हम लोगों को समझ में आ गया है. कि कोई भी चीज, कहते हैं ना, जिम में अगर आप जाके जबरदस्ती एक्सरसाइज करें तो मसल बन सकती है, बट कोई भी चीज को आप जबरदस्ती नहीं पढ़ सकते हैं. अगर पढ़ भी लिया, मार्क्स ले भी आए, तो बहुत दिन रिटेन नहीं हो सकती है. वो इंफॉर्मेशन इतना आपके सिस्टम में जाएगी नहीं कि आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए. सो हमें ट्रेडिशनल मेथड से एक बाहर आना है, एंड जो कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करती थी एकेडमिक अचीवमेंट में, और अदर स्फीयर्स जो बच्चे की पर्सनालिटी के होते हैं उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज किया जाता था, उसको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था. लेकिन पोस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमें इस बात का एजुकेटर्स को, पेरेंट्स को एहसास दिलाया गया है बहुत स्ट्रांगली कि हर लर्नर यूनिक है. और जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो ये यूनिकनेस तब भी थी जो कि एड्रेस्ड, आइडेंटिफाइड और एक्नॉलेज नहीं थी, और उस पैरामीटर्स पे हमारे ऊपर काम नहीं किया गया है. अगर किया जाता तो हमारी जो यूनिकनेस है, हमारा जो टैलेंट है, वो और बेहतर तरीके से यूज हो पाता, हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से और अच्छा परफॉर्म करते हैं इस दुनिया में. सो एनईपी ने हमें रियलाइज किया, कराया है कि हर एक लर्नर यूनिक है और उसके अंदर एक डिफरेंट सेट ऑफ पोटेंशियल है. ह्यूमन बीइंग अपने आप में ही एक बहुत ही सुप्रीम स्पीशी है. तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि यूजलेस हो. तो हर में टैलेंट है, हर में पोटेंशियल है, और इसीलिए होलिस्टिकली किसी को इवैल्यूएट, किसी को एसेस करना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ उसके मार्क्स पे, क्योंकि वो फिर अन्याय हो जाता है किसी भी बच्चे के साथ. तो जब हमने इस बात को रियलाइज किया कि हमें संपूर्ण तरीके से बच्चे को देखना है, उसके फिजिकल हेल्थ को भी देखना है, उसके मेंटल हेल्थ को, इमोशनल, इनफैक्ट स्पिरिचुअल हेल्थ को भी देखना है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो टर्म है उसने ड्राइविंग सीट ले ली है in this educational transformation. We are undergoing this process of educational transformation, educational renaissance कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा changes आया है और हम टीचर्स, हम एडुकेटर्स सबसे ज़्यादा विटनेस कर रहे हैं इसको फर्स्ट हैंड. तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एक
स्कूल में हमें कैसे कैसे अप्रोच को कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट के हर ग्रोथ के हर डायमेंशन के ऊपर हम लोगों को नजर रखनी है। जैसे कि उसके फिजिकल हेल्थ पे, जैसे हमने कहा, अगर बच्चा फिजिकली वेल नहीं है तो वो मार्क्स नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो फुल अपना पोटेंशियल में परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो हमें देखना है कि फिजिकल हेल्थ बच्चे का कैसा है, इमोशनली वो साउंड है कि नहीं, कुछ डिस्ट्रप्शन तो नहीं है उसके घर में, या वो अंदर में किसी चीज से ट्रोमेटाइज तो नहीं है, बुली तो नहीं है, मार्जिनलाइज तो नहीं है। ये सारी चीजें हमें देखनी है। सोशल और इंटेलेक्चुअली वो हेल्दी है कि नहीं, और मॉरल उसके और स्पिरिचुअली उसका हेल्थ कैसा चल रहा है। तो ये सारे चीज को हम इंटीग्रेट करते हैं, तभी हम बैलेंस्ड मैनर में बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जा सकते हैं। सो एनईपी 2020 हम एडुकेटर्स को बताता है कि जब हम कहते हैं कि हम बच्चे को एडुकेट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उसके लाए हुए मार्क्स पे आधारित नहीं है। दैट इज व्हाट द बेस लाइन ऑफ दिस सेशन इज, कि हमें बच्चे को मार्क्स पर आधारित नहीं इवेलुएट करना है। और एनईपी एम करता है कि हम प्रोड्यूस करें वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स हु आर इक्विप्ड to thrive in all aspects of life, especially when the future is so unpredictable. तो हमें वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को क्रिएट करना है। तो हम किस तरीके का अप्रोच लें कि ऐसा ना हो कि बच्चा 8th स्टैंडर्ड में है, सब कुछ उसके साथ अच्छा अच्छा, उसका हेल्थ अच्छा है, उसके फैमिली में सब कुछ अच्छा है, वो किसी भी तकलीफ से नहीं गुजरा, उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, बट वो जैसे ही 9th में आता है कुछ उसके साथ ऐसा होता है, डिस्ट्रप्शन होता है, इमोशनल डिस्ट्रप्शन होता है, सोशल डिस्ट्रप्शन होता है, और वो औंधे मुँह गिर जाता है। तो हमें बच्चे को सस्टेनेबली ऐसा रखना है कि कोई भी ग्लिच आए लाइफ में वो सेल थ्रू करना जाने। सो वी हैव टू prepare them for a very unpredictable future, and we have to develop well-rounded individuals who are completely armed to thrive in this life. Okay, so जो सबसे पहला स्लाइड है वो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड दिस इज द 5 स्टेप अप्रोच पेडागोजी। ये जनरली हम लोग छोटे बच्चे के लिए यूज करते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा जो एसेंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। और ये होलिस्टिक डेवलपमेंट में अगर हम लगाते हैं, अगर हमें अटेन करना है होलिस्टिक डेवलपमेंट, दिस अप्रोच इज ब्रिलियंट। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एंड इट विल रियली हेल्प यू इन द क्लासरूम, और आपकी खुद की लर्निंग में भी। आप देखिएगा, अपने आप को चेक कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि हम लोग अगर इस हिसाब से कोई भी चीज कॉन्सेप्ट को खुद भी पढ़ते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इससे इंटरनलाइजेशन और भी अच्छा होता है। तो दिस 5 स्टेप जो पेडागोजी है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज अदिति। इट्स अ संस्कृत वर्ड, और इसका मतलब होता है टू स्टडी, रिकलेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिमेम्बरेंस। इसमें कुछ भी बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है। ये दिस इज अगेन कि हम बच्चे को जो भी न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसका प्रायर नॉलेज क्या है, बच्चा पहले से क्या जानता है। सो द इनिशियल फेज इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट और टॉपिक बाय कनेक्टिंग इट टू द चाइल्ड्स एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये हम लोग हमेशा क्लास में करते हैं, जो भी लेसन प्लान वी आर टेकिंग टू द क्लासरूम, हम यही देखते हैं कि बच्चे का प्रायर नॉलेज क्या है, और तब हम उसको न्यू कॉन्सेप्ट करते हैं। तो अदिति का मतलब यही होता है कि रिकलेक्ट कराएं कि तुमको ऑलरेडी इस नॉलेज, इस टॉपिक के ऊपर पहले से क्या नॉलेज है, एंड वी स्टैब्लिश दैट कनेक्ट, एंड देन वी मूव ऑन टू द न्यू कंसेप्ट। सो इसमें टीचर्स को क्या करना है, फैसिलिटेट करना है बच्चे को याद कराने में और गैदर करने में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू सब्जेक्ट। इसलिए हम लोग बच्चे से क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं उनसे, उनके आइडियाज जानने की कोशिश करते हैं, और उनको स्काफ फोल्डिंग करते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनाने में हम लोग पहले बाहर से बांस लगाते हैं, भाड़ा देते हैं, वैसे ही हम भी उन बच्चों को हेल्प करते हैं उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। और जब हमें लगता है कि यह बच्चा जो है उस न्यू कॉन्सेप्ट के अराउंड आ चुका है, तो फिर हम करेक्ट फ्रॉम नोन टू अननोन, फिर हम बच्चे से इंडिपेंडेंट उसको हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ बनाते हैं। सो दिस कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड, और कनेक्टिंग टू प्रीवियस नॉलेज प्लेज अ वाइटल रोल। व्हाई? इन फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव लर्निंग। जो पहले से बच्चा नोन जानता है, उससे अननोन को कनेक्ट करेंगे तो वो तुरंत उस टॉपिक को पकड़ लेता है, और डीपर अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होती है ऑफ दैट न्यू कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक्टिवेट करते हैं हम उसका प्रायर नॉलेज, या स्काफोल्डिंग भी हम लोग इसको, बीएड में हम लोगों को स्काफोल्डिंग बहुत बार पढ़ाया जाता है। और न्यू इन्फॉर्मेशन जिसको वो ऑलरेडी जानते हैं, उससे क्या होता है, जो उनके दिमाग में जो जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, वो
रोबस्ट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड आइडियाज बनता है कि अच्छा इसको इससे कनेक्ट किया, उसको उससे कनेक्ट किया, एंड देन द न्यू कॉन्सेप्ट इज फॉर्म्ड रियली वेल। तो जो फर्स्ट स्टेप है इस 5 स्टेप पेडागोजी को, पेडागोजी में जिसको हम लोग पंचादी सिस्टम कहते हैं, विच इज अगेन करेक्ट टू प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट एंड टू गिव देम परमानेंट नॉलेज। द सेकेंड वन इज बोध, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब हमने बच्चे को प्रीवियस नॉलेज से उसका एक रिबस्ट इंटरकनेक्टेड पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया कि देखो जो तुम्हें पहले पता था और अभी जो पता है उसका पूरा एक नेटवर्किंग हमने जब कर ली, उसको समझ में आ गया कि दिस इज वेयर वी हैव टू गो फर्दर, तब हम उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी उसका बोध कराएंगे उस चीज में, विच अगेन अ संस्कृत टर्म, जिसका मतलब होता है बोध का मतलब इनलाइटन करेंगे अब उसको उस टॉपिक पे, और उसकी जो इग्नोरेंस है उस न्यू टॉपिक को लेकर के, जिसको बिल्कुल पता नहीं है, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे और उसको एक नॉलेज देंगे, उसको इनलाइटन करेंगे, और कॉम्प्रिहेंशन उसकी जो होगी उस टॉपिक पे उसको हम लोग बिल्ड करेंगे। सो नाउ हम लोग बच्चे का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। तो चिल्ड्रन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर कॉन्सेप्ट इन दिस सेकंड स्टेज, कोर कॉन्सेप्ट का। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना लेक्चर जो हम लेके प्रिपेयर करके गए हैं, या अगर मान लीजिए आप स्मार्ट क्लास में ले जाके समझा रहे हैं, या आप कोई लैब वर्क से समझा रहे हैं, तो क्वेश्चन से समझा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से समझा रहे हैं, डिस्कशन से समझा रहे हैं, रीडिंग से समझा रहे हैं, जो भी आपका ले जाके उस टॉपिक को डिकोड करने का माध्यम है, दैट कैन बी कंप्लीटली योर्स। लेकिन टारगेट क्या है कि हमें बच्चे को इनलाइटन करना है, ठीक है, उसको बोध करवाना है, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करानी है उस सब्जेक्ट पे। और इस टाइम पे टीचर्स का क्या काम होता है कि वो ऑब्जर्व करें और गाइड करें लर्निंग प्रोसेस को, इंश्योरिंग दैट द करिकुलम includes a list of essential concept for children to grasp। जो essential concept है, जो ये कोई भी concept पढ़ाने के पीछे का जो outcome है, वो बहुत क्लियरली झलक के बाहर आए। वी हैव टू इंश्योर कि जब बोध का जो फेज जब खत्म होगा तो बच्चा उसको इंटरनलाइज कर ले उस कॉन्सेप्ट को। और इसमें हम लोग बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स दें तो बेहतर है, और क्योंकि उससे उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थ्योरेटिकल से बेहतर होगी। अब इस बोध वाले सेक्शन में हमें बच्चे को इनकरेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा हमसे सवाल पूछें, क्योंकि बोध वो तभी कर पाएंगे जब उनके मन का हर एक डाउट को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। सो इन दिस फेज व्हेन वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये एक ऐसा फेज होता है जब हम लोग कॉन्सेप्चुअल ये इंट्रोडक्शन वाले फेज में रहते हैं, तो हम बच्चों से बहुत क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि हमको उनका प्रायर नॉलेज एक्टिवेट करना है। बट जब हम लोग बोध वाले कैटेगरी में आते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चे बहुत सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे क्वेश्चंस करेंगे तो आप उनके आंसर्स जब उनको देंगे तो उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और देन कम्स द स्टेज ऑफ अभ्यास, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या होता है, हम लोग मैथमेटिक्स में या साइंस में बच्चे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस देते हैं, जिससे जब वो एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं उस टाइम पता चलता है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कहाँ कहाँ ग्लिचेस आए हैं। So the third one is अभ्यास, which means practice, reinforcement through practice। और यहाँ पे टीचर का एम होता है कि हम बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें जहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के फेज में जो हमने उनके लिए कॉन्सेप्ट को डिकोड किया था वो उसको अप्लाई करना भी सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को प्लांट्स के बारे में समझा रहे हैं तो हम जरूर कोशिश करें कि एक पॉट में हम सीड लगाएं और देखें कि वो कैसे वो सीड जो है वो सैपलिंग में बन रहा है, फिर वो सैपलिंग प्लांट में बन रहा है। इस प्रोसेस को जरूर अभ्यास में लाएं। सो जब वो इंट्रोडक्शन से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से अभ्यास पैदा, वेरी मच सिमिलर टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बट ये अपना 5 स्टेप पेडागोजी है जो कि और भी सरल है देन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देन there comes this phase of प्रयोग, जहां पे हम एप्लीकेशन करते हैं, रियल लाइफ इंटीग्रेशन करते हैं, कि हमने तो क्लास में एक्टिवेट किया प्रायर नॉलेज को, इसकी अंडरस्टैंडिंग समझी, इसको प्रैक्टिस भी किया, वर्कशीट में किया, लेकिन अब ये रियल लाइफ में कैसे हम लोगों को मदद कर रहा है। तो यहाँ पे एम होता है कि हम एक सीमलेस कनेक्शन बनाएं रियल लाइफ से, क्योंकि अल्टीमेट जो टारगेट है एजुकेशन का, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। तो जब तक वो रिलेट नहीं करेंगे और यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उस चीज का एम अचीव नहीं होगा। तो ultimate goal of learning is to able to apply the acquired knowledge in the past 3 phases and skills in real life situation।
अगर हम बच्चे को मनी समझा रहे हैं, मनी पढ़ा रहे हैं, तो वो समझे कि मनी को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, या सेव कैसे किया जाता है, या ग्रोसरी स्टोर में जाके खर्च कैसे किया जाता है, या जो पैसे बचते हैं उस वो एस्टिमेशन वहां पे कैसे किया जाता है, वो सारी चीज वो सीख पाए आफ्टर अ चैप्टर ऑन मनी, तभी वो प्रयोग कर पाएगा। द लास्ट वन इज एक्सपेंशन और प्रसार, विच आई फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हम लोग क्या होता है ना, प्रयोग पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रसार इज द अल्टीमेट। क्या होता है प्रसार का मतलब होता है नॉलेज शेयरिंग। इस फाइनल स्टेज में क्या करना है कि हमें बच्चों को इनकरेज करना है और हेल्प करना है कि वो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट की, जो हमने कॉन्सेप्ट उसको समझाया है, उसको एक्सपैंड करें। एंड हम लोग बहुत बार इस पॉइंट तक आते नहीं हैं, और ये वो एक्सपैंड करे बाय शेयरिंग इट टू अदर्स, बाय शेयरिंग इट टू देयर पीयर्स थ्रू कॉन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग इट इन अ जिंगल, या रीडिंग न्यू बुक्स टुगेदर, एंड engaging in न्यू गेम्स। अब इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम बच्चे को न्यू टॉपिक समझाते हैं, तो उसका एक न्यू न्यूरल पाथवे खुलता है इन द ब्रेन, और जब वो नॉलेज को शेयर करता है तो उसकी उस न्यूरल पाथवेज और भी ज्यादा सॉलिडिफाई होते हैं। हर न्यूरल पाथवे जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट शेयरिंग दैट नॉलेज, या जो भी वो उसने लर्न किया उसको अगर वो टीच कर देता है किसी और को, तो वो और भी ज्यादा सॉलिडिफाई होता है और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को स्ट्रॉन्ग करता है, और फाउंडेशन ले होता है दैट इंफॉर्मेशन फॉर दैट इंफॉर्मेशन टू स्टे विद द चाइल्ड फॉर एवर। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग जब टीचर्स होते हैं हम लोग बहुत कंठस्थ हो जाते हैं किसी भी टॉपिक के साथ। कहीं से भी आप अगर हमारा टॉपिक पूछे तो हम लोग जवाब दे पाते हैं, बिकॉज हम लोगों ने इसको लर्न किया है और उसको हम लोग रोज टीच कर रहे हैं। तो दैट इज द अल्टीमेट लर्निंग। दैट्स व्हाई टीचर्स आर ऑलवेज इक्विप्ड विथ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने जो लर्न किया है उसको उनको टीच करने का, बार बार री करने का मौका मिल रहा है, एक्सपैंड करने का मौका मिल रहा है, उसको और भी इनरिच करने का मौका मिल रहा है। तो हम टीचर्स तक ही ये सीमित नहीं होना चाहिए, ये बच्चों के साथ भी है कि अगर बच्चे को आपने कोई न्यू कंसेप्ट सिखाया है तो जरूर उनको चांस दीजिए कि फिर वो कॉन्सेप्ट दोबारा वो किसी और को सिखा सकें। When children recognize the relevance of new material to their personal experience and prior understanding, they are more likely to develop a genuine interest in the subject matter. जब वो खुद समझाते हैं तो उस प्रोसेस में उनको लगता है कि मेरा तो खुद का इंटरेस्ट है, बिकॉज आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट सो वेल। जब हम लर्न कर रहे थे तो इतना क्लियर नहीं था, बट व्हेन आई एम टीचिंग इट बैक, तब तो बहुत सारी चीजें जो कहीं अटक रही थी वो सब खुल के आ गई हैं। And when they understand the concept in a natural and deep way, दे कैन मूव फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू रियल नॉलेज। ये होता ही है कि अगर हम लोग जब कुछ सीख रहे होते हैं तो वो रोट मेमोराइजेशन तक ही होता है, लेकिन जब हम वो किसी और को सिखाने का सोचते हैं तब समझ में आता है कि इसका तो दिस इज रियल नॉलेज विच आई एम इम्पार्टिंग टू समवन। एंड व्हेन दे आर एबल टू अप्लाई एंड क्रिएट फ्रॉम व्हाट दे नो, दैट इज द अनशेकेबल फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। तो ये जरूर होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच में द लास्ट वन एक्सपेंशन, ये जरूर बच्चों को सिखाइए कि जो तुमने सीखा है वो जरूर किसी और को सिखाने की कोशिश करो। और जो नॉलेज बांटने से बढ़ता है एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ये बिल्कुल सटीक बैठता है कि जो भी आपको नॉलेज है ट्राई टू गिव इट टू अदर्स, इट्स लाइक अ यूनिवर्स जो कि इट विल कम बैक टू यू। तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट द लास्ट वन, एंड आई थिंक कि ये जरूर हम लोग अब करेंगे। तो अगर बच्चे ने कोई भी न्यू स्किल सीखा है, मान लीजिए कि कोई पजल सॉल्व करना सीखा है या किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखा है, तो उसको शोकेस करने की जो एबिलिटी है जो उसने सीखी है उसको जरूर बताइए कि तुम ये किसी और को भी जरूर सिखाओ। क्या होगा उससे उससे सिखाने से क्या होगा, दूसरा इंसान भी सीखेगा और जो सिखा रहा है उसका भी अनशेकेबल फाउंडेशन बनेगा उस चीज पे। So this was a very important slide which I wanted to share with you all. Now we'll move on to the next slide. Just a minute. Now encouragement. अब हम लोग कैसे इंकरेज करेंगे कि हम लोग होलिस्टिक अप्रोच को यूज करें रोजमर्रा अपने क्लासरूम में डे टू डे एज टीचर्स, ताकि बच्चों का बेटर ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है, और इसको बिल्कुल भी इन तरीके के टर्म से रिलेट मत कीजिए कि व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। इसको हम लोग बिल्कुल सरलता से समझने की कोशिश करते हैं।
अब होलिस्टिक डेवलपमेंट इन स्कूल क्या होता है कि हम बच्चे का सारे चीज का विकास देखें, कि जैसे कि हमने कहा कि हर हर एस्पेक्ट, कोई भी अगर एस्पेक्ट बच्चे का डिसरप्टेड है, मान लीजिए बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, बट क्लास में उसके बगल में कोई एक ऐसा बैठ गया जो बार बार उसको बुली कर रहा है, या उसके पेट नेम से उसको बुला रहा है, या किसी नेम कॉलिंग कर रहा है, तो बच्चा कितना भी साउंड होगा दिमाग से, वो ध्यान नहीं दे पाएगा अपनी पढ़ाई पे। तो हमें ये देखना है कि किसी तरीके का डिस्ट्रप्शन ना हो, दैट इज व्हाट वी हैव टू इवेलुएट होलिस्टिकली, ये एक एस्पेक्ट है। अब कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल 360, सब किसी ने लिखा था 360 डेवलपमेंट, तो क्या होता है 360 में, एकदम सिंपल समझते हैं कि स्कूल में क्या होता है कि सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट्स हम लोग अपने करिकुलम में डालते हैं। जैसे कि हमारे टाइम में हुआ करता था एलटीएस नाम का या तरु मित्रा नाम का, जिस जो कि एक सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट था। तो एलटीएस में क्या होता था कि जब लंच खत्म, लीडरशिप ट्रेनिंग सर्विस होती थी, और जब लंच ब्रेक खत्म हो जाता था, तो जो एलटीएस के मेंबर्स होते थे वो सारे के सारे स्कूल की सफाई करते थे। ये उनका काम था कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन अप रखें। तरुमित्रा में भी सिमिलरली आपको पेड़ लगाना है, ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान देना है, सफाई सुथराई पे ध्यान देना है। इट वाज इन आवर टाइम्स, आई डोंट नो हाउ दे वर्क नाउ। तो इन्वायरमेंटल क्लीन अप इनिशिएटिव आप हर स्कूल में बच्चे करते हैं, जहाँ पे इनको अपने अपने इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रखना है, पानी नहीं वेस्ट होना चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए, हर स्कूल में होता है सर्विस लर्निंग प्रोग्राम। तो इससे कैसे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है, ये बहुत छोटा सा एक, बहुत छोटी सी एक एक्टिविटी जो स्कूल्स में होती है, लेकिन एज टीचर्स हमें बच्चों को जरूर पुश करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए इन तरह की एक्टिविटीज में जाने के लिए। इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है ये आपको बताते हैं, ठीक है। अगर हमने बच्चे को इन्वॉल्व किया कि आप क्लीनिंग करेंगे लोकल पार्क की या अपने ही स्कूल के कैंपस की, तो इससे बच्चे को क्या अवेयरनेस होती है इन दैट प्रोसेस कि इन्वायरमेंटल इश्यूज लाइक पोल्यूशन, वो रूबरू होगा उस टॉपिक से कि पोल्यूशन की वजह से, और वेस्ट कितना, लोग प्लास्टिक कितना फेंकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और ग्रेडेबल के बीच में डिफरेंस पता चलेगा। और सबसे जो जरूरी चीज जो बच्चे में हम डाल पाएंगे इस प्रोसेस में, कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की एहसास होगा कि ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस चीज को हमने गंदा किया है उसको हम साफ करें, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो शेयर्ड है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत बहुत बड़ा स्किल है जो हम बच्चे में डालेंगे। स्टूवर्डशिप की जिम्मेदारी के साथ साथ हमें अगर कोई चीज सौंपी गई है तो उसे हमें अच्छे से निभानी है, ठीक है। अब जब बच्चा इस एक कॉमन कॉज के लिए काम कर रहा है, जहां पे वो सफाई कर रहा है अपने स्कूल कैंपस की, तो टीम वर्क की एक स्किल हम बच्चे के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं। कोलैबोरेशन की, जहां पे वो सबके साथ कोलैबोरेट कर रहा है कि हम इस एरिया को साफ करेंगे, तुम उस एरिया को साफ करो, तो वो कोलैबोरेशन सीख रहा है, टीम वर्क, जो कि सब स्किल जो उसको लाइफ लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना। और अगर क्लास में ही आप बस वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाते रहेंगे तो वो थियोरेटिकल होगा। बट अभी हमने क्या किया, बच्चे को लगा दिया है सर्विस कम्युनिटी पे। अब इस प्रोसेस में कम्युनिकेट करना सीखेगा। अब उसको ये समझ में आएगा कि ये जो जिस बच्चे से हमको काम कराना है, ये थोड़ा सा सुनता नहीं है मेरी बात को, तो इसको हमको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि ये काम हो जाए, या किसी के साथ कैसे डील करना है, ये काम उसको इस प्रोसेस में वो कम्युनिकेशन सीखेगा इफेक्टिवली, ताकि काम हो जाए। काम को डेलीगेट करना सीखेगा कि इसको ये काम देना चाहिए, किसको इजी देना चाहिए, किसको टफ देना चाहिए। अगर एक दिन किसी को टफ दिया तो दूसरे दिन उसके लिए इजी करना चाहिए, ये डेलीगेशन वो सीखेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करना, मान लीजिए कि किसी की उस दिन तबियत खराब होगी, तो ठीक है तुम रेस्ट करो, आज हम तुम्हारा काम कर देते हैं, तो सपोर्ट करना सीखेगा इस प्रोसेस में। और ये सारे क्या स्किल्स हैं जो सक्सेस के लिए जरूरी हैं, जो कि हम लोग बच्चे के अंदर इसी उम्र में डाल रहे हैं थ्रू अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। और इससे क्या होगा कि वो जब बड़ा होगा तो प्रोफेशनल सेटिंग्स में इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली है, जिसके लिए उसका प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट वो अभी से करना वो शुरू कर रहा है, ताकि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे उसके काम हो। अब फिगर आउट करना कि अगर उसने बहुत सारा वेस्ट कलेक्ट कर लिया है तो वो सेफली कैसे रिमूव करेगा, वो लार्ज डेब्रिस किस भैया से बात करेगा जो वो उठा करके ये लेके जाएंगे स्कूल के बाहर, लॉजिस्टिक्स कैसे ऑर्गेनाइज करना है फॉर द क्लीन अप। और स्टूडेंट्स उस प्रोसेस में सोचना शुरू करेंगे कि क्रिटिकली कि क्या सोल्यूशन होगा, कितना जो गंदगी हुई है कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कोई स्कूल में नोटिस डाली जाए कि बच्चे प्लास्टिक बैग्स नहीं लाएं, या इस तरीके से आइसक्रीम खा के उसका रैपर इधर नहीं फेंके। तो वो अब क्रिटिकली सोचेगा कि जो इतना जो हमने वेस्ट जमा किया है ये कम कैसे किया जाए। तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल भी उसके अंदर डेवलप हो रहा है, और टू फाइंड सॉल्यूशंस at only through a simple community service।
अच्छा, जब वो पार्टिसिपेट करेगा इस क्लीन अप इनिशिएटिव में, तो वो स्टूडेंट को डायरेक्टली वो इम्पैक्ट कर रहा है कम्युनिटी को, क्योंकि वो कम्युनिटी को अपने साफ कर रहा है, तो उसको लगेगा सेंस ऑफ पर्पस उसमें जागेगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो मेरे स्कूल को फायदा कर रहा है, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई स्कूल, फॉर माई कम्युनिटी, फॉर माई को स्टूडेंट्स, एंड पॉजिटिव वे में। और स्टूडेंट की आप एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं, जो वो फालतू चीजों में एनर्जी लगाएगा, कि एनर्जी तो उस स्टूडेंट लाइफ में बेनतहा है, तो एक चैनलाइजेशन, एक पर्पस, एक पॉजिटिव डायरेक्शन बच्चे को हम दे रहे हैं। और इसी इसी बेस पे व्हेन वी गिव सच व्हेन वी इंट्रोड्यूस सच एक्टिविटीज इनटू द करिकुलम, बच्चे स्टूडेंट्स में टेक ऑन लीडरशिप रोल्स विद क्लीन अप प्रोजेक्ट। लीडरशिप भी उसके अंदर आ रही है कि मेरे को ये इनिशिएटिव लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इट्स माई ड्यूटी। और जहाँ पे वो हर चीज, डेलीगेट टास्क, इफेक्टिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, ऑर्गेनाइजिंग लॉजिस्टिक्स, coordinating with volunteers, motivating people to volunteer for this cause, and leading small groups. This provides valuable leadership experiences, and helps students develop confidence in their abilities to initiate and execute project. जब बच्चा इस तरीके की छोटी चीजें करता है, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, उसकी इनर वॉइस बन जाती है कि when I can deal with such a small thing in such a beautiful way and I can make a difference to the school and to the community, क्या होता है आगे जाके लीडरशिप रोल अपने अंडर काफी अच्छा काम कराने की क्षमता उसके अंदर जा आती है। एंड प्रोजेक्ट्स लाइक एनवायरमेंटल क्लीन अप इनिशिएटिव कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू वेरियस सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि ये अलग से कुछ होना है, आप ज्योग्राफी में, साइंस में, सिविक्स में, हर तरीके से इस तरीके के इनिशिएटिव्स को डाल सकते हैं। क्या है, क्योंकि हमें बच्चे को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देना है, हमें उनको स्किल्ड करना है कि वो एक अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर के लिए रेडी हो, चीजें अच्छी हो ना हो, वी हैव टू परफॉर्म, नोबडी, नथिंग स्टॉप्स। सो जब ये बच्चे को ये पता चल गया कि थियोरेटिकल नॉलेज ही सब कुछ नहीं है, एंड थियोरेटिकल नॉलेज शुड बी कोरोबरेटेड बाय हेल्पिंग देम इंस्टिल सच स्किल्स, देन उनके लिए भी लाइफ इजी हो जाएगी। तो जो हम ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जरूर डालें, एंड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई कॉन्सेप्ट लर्नड इन द क्लासरूम to real life situation, reinforcing their academic learning, and उनकी deeper understanding होगी of environment issues. Thus this will all lead to their holistic development. इससे हमने क्या किया, इस होलिस्टिक डेवलपमेंट से जो हमने एक सिंपल सा क्लीन ड्राइव जो कि हर स्कूल में होता है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमें लर्निंग आउटकम पता हो, कि अगर हम बच्चे को किसी इस तरह के सर्विस प्रोग्राम में डाल रहे हैं, तो वी हैव टू की एज एन एजुकेटर एंड फैसिलिटेटर, वी हैव टू सी कि बच्चा ये सारी जो चीजें जो हमने मेंशन की वो अचीव कर रहा है और एमलेसली कुछ नहीं कर रहा है। तो वी हैव टू कीप अ चेक एंड वी हैव टू कीप मोटिवेटिंग देम कि सी व्हाट यू डिड हैज टॉट यू दिस। सो क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको बहुत क्लैरिटी नहीं है, मेटाकॉग्निशन अवेयरनेस हम लोग आगे अभी स्लाइड में पढ़ेंगे। बच्चे जो कर रहे हैं वो एमलेसली ना करें कि हमने ऐसा किया, आपको उनको बताया कि इस प्रोसेस में तुमने कितनी सारी चीजें सीखी, ये काम हम फैसिलिटेटर्स का होता है, सो दैट दे नो दैट इन दिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द कम्युनिटी वी हैव instilled in us so many skills which will make us successful in life later on. That is our work. So ये comprehensive development project से क्या हुआ, हमने बच्चे को prepare किया for life, उसको ये समझ में आ गया हमने स्कूल में ऐसा किया है तो हम बाद में भी ऐसा कर सकते हैं। promotion of well-being हुई। now values and ethics इसमें बच्चा समझता है, बहुत सारी चीज सीखता है। then equity and inclusion, इस तरीके के होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच से बच्चा इक्विटी एंड इंक्लूजन कैसे समझता है। तो ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की अप्रोच है, ये समझाती है कि हर बच्चे की डाइवर्स नीड है और एक इन्वायरमेंट ऐसा हमें क्रिएट करना है जहाँ पे हर इंडिविजुअल वैल्यूड है, सपोर्टेड है एंड रिस्पेक्टेड है। और इक्विटी और इंक्लूजन इज अ वाइटल पार्ट ऑफ इन दिस जर्नी ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब हम इमेजिन करते हैं कि एक स्कूल है जहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिस एज पार्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच हम करते हैं, ठीक है। और इस स्कूल में टीचर क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं कि एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, दिस इज अनदर एग्जांपल, जो कि सेलिब्रेट करता है डाइवर्सिटी को एंड अकोमोडेट करता है विद ऑल स्टूडेंट्स विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। कि जब बच्चा स्कूल आता है तो उसको ये लगता है कि ये मेरा स्कूल है, यहाँ पे आई एम रिस्पेक्टेड, आई एम वैल्यूड, आई एम सपोर्टेड, और मेरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होने के बावजूद आई एम अकोमोडेटेड वेल।
सो इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर क्या करते हैं, अब हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट का दूसरा पॉइंट पे बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है कि जहाँ पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस यूज किया जाता है, ठीक है, टू मीट द वेरिएड जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर्स क्या करते हैं, अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड मटेरियल्स को अकोमोडेट करने के लिए अपना स्टाइल को बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैथ लेसन है, मैथ्स का लेसन है, तो अ टीचर में प्रोवाइड मल्टीपल वेज टू स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग सच एज थ्रू रिटन असाइनमेंट, हैंड्स ऑन एक्टिविटी और डिजिटल साइमुलेशन। बस ये नहीं होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट में कि वन साइज फिट ऑल, कि आई ओनली नो द लेक्चर मेथड सो आई विल बी टीचिंग ओनली थ्रू दिस। एनईपी के आने के बाद इस बात पे बहुत एम्फोसिस है कि डाइवर्सिटी है सोसाइटी में, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग है। तो अगर हम किसी को डिजिटल साइमुलेशन से समझ में आता है, हो सकता है किसी को किसी इनरिचमेंट शीट से समझ में आ जाए, किसी को एक एक्सपेरिमेंट से समझ में आ जाए, किसी को रिटन असाइनमेंट से समझ में आ जाए, बट एट एंड वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन एंगेज विद द मटेरियल एट देयर ओन लेवल। सो ये अगर माइंड में होगा, सो वी वॉट एवर लेसन प्लान वी डिजाइन, वी हैव टू मेक श्योर कि एक दो उसमें वेरिएशन जरूर हो, सिर्फ एक मेथड से हम बच्चे को ना समझाएं, दो तीन मेथड जरूर रखें, क्योंकि वी आर एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी डाइवर्स नीड्स है। और आज के डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बहुत मुश्किल नहीं है ये कि हमने अगर अपना लेक्चर किसी एक मेथड, अपना लेक्चर एक मेथड में दिया, तो हम लोग उसको कोरोबरेट नहीं कर सकते हैं किसी डिजिटल साइमुलेशन से या रोल प्ले से या एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, सो दैट एंड ऑफ द डे नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच का ये भी एजेंडा है कि वो एजुकेशन में इक्विटी एंड इंक्लूजन लाए। हो सकता है कि आई एम अ विजुअल लर्नर, मेरे को जब तक बोर्ड पे कोई टीचर नहीं लिखती है मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। सो अ कॉन्कॉक्शन ऑफ एवरीथिंग कीपिंग इन माइंड द विजुअल लर्नर्स एंड ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, एक हमें एक ऐसा लेसन प्लान करना है स्पेशली फॉर कॉन्सेप्ट्स जो कि टफ है, ताकि सारे जो लर्नर्स हैं वो अचीव कर सकें वो सेट टारगेट को। Again, in an inclusive classroom, positive behavior is prioritized to एक हमें इंक्लूसिव क्लासरूम में वी हैव टू मेक श्योर कि किसी भी तरीके का, अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं बच्चे का, तो किसी भी तरीके का बायस, फेवरेटिज्म, बुलिज्म ना हो। और टीचर्स जो है वो क्लियर एक्सपेक्टेशन क्लास में रखें कि दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। किसी भी तरीके का क्लास में बच्चा ऐसा फील ना करे कि दैट आई एम नॉट सेफ, या मैम नजरअंदाज करती हैं या नजरअंदाज करते हैं या फेवरेटिज्म है। तो जब क्लास, एक हम कहते हैं कि इक्विटी एंड इंक्लूजन है, तो व्हेन द चाइल्ड इज सिटिंग इन योर क्लास, दैट चाइल्ड शुड फील सेफ, सपोर्टेड एंड वैल्यूड। अब तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम में होलिस्टिक डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वी हैव टू मेक श्योर कि वॉट एवर वी आर इम्पार्टिंग टू द स्टूडेंट्स दैट लीड्स टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। नाउ होलिस्टिक डेवलपमेंट को समझने का एक और पहलू है जिसको हमने डाला है, जो और भी क्लियर करेगा इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को, कि an example of holistic development and its concept can be drawn from sustainable agriculture also। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ये बिल्कुल होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच का एक दूसरा एग्जाम्पल है, जिससे और भी बेहतर, क्योंकि हम लोग अगर एक ही टॉपिक को एक ही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ना, तो एक पॉइंट के बाद वो बिल्कुल नंबनेस आ जाती है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम अनदर सेक्टर जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच पे ही है, दैट इज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है, फार्मर फोकस नहीं करता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नॉट टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, इट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में फार्मर फोकस नहीं करते हैं कि मैक्सिमाइज कैसे करें क्रॉप यील्ड्स को, क्योंकि क्रॉप यील्ड्स को मैक्सिमाइज करना बहुत आसान है कि आप उसमें केमिकल इनपुट्स डालते जाएं। लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है, दे टेक इनटू अकाउंट द हेल्थ ऑफ द सॉइल, देखना है कि सॉइल का हेल्थ कैसा है, well-being of the ecosystem और welfare of farm animals and the needs of the local community। तो सिर्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में नहीं है कि खूब उपज हो जाए,
अनाज ही अनाज भर जाए, नहीं, हमें सब कुछ पे ध्यान देना है कि नीड क्या है लोकल कम्युनिटी, हम ये अनाज इतना ज्यादा उगा क्यों रहे हैं, ये कम्युनिटी की नीड है भी कि नहीं, मेरे जो फार्म के एनिमल्स है वो सही है भी कि नहीं, उनका हेल्थ कैसा है, इकोसिस्टम फेवरेबल है कि नहीं है, सॉइल की हेल्थ कैसे है। ऐसा ना हो कि हम अनाज तो बेइंतहा उगा दें केमिकल डाल डाल के, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे एनिमल्स भी ना बचे, मेरी सॉइल भी हमेशा के लिए इनफर्टाइल हो जाए और लोकल कम्युनिटी भी त्रस्त हो जाए। दैट इज नॉट सस्टेनेबल। सो टेकिंग एनालॉजी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, हमें बच्चों को भी वैसे ही करना है कि हमें रिजल्ट तो ले आए सारा कुछ उससे 99.9%, बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि सब कुछ उसका इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब कुछ खराब हो गया। सो होलिस्टिक अप्रोच। अब इसी एग्रीकल्चर से इंस्पिरेशन लेते हुए कि टू फर्दर प्रोपोगेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कीपिंग इन माइंड द होलिस्टिक डेवलपमेंट इन दिस प्रोसेस, हम फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, कवर करते हैं, कवर क्रॉपिंग करते हैं टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्थ, रिड्यूस करते हैं सिंथेटिक एंड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, एंड फार्मर्स माइट आल्सो इंटीग्रेट लाइफ स्टॉक इनटू देयर फार्मिंग सिस्टम ताकि वो नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करें, मैन्योर यूज करें और प्रमोट करें डाइवर्सिटी ऑन द फार्म। तो सिमिलरली जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की इस बात स्कूल लेवल पे करते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम बच्चे को एसेस करें, ना कि इवेलुएट। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा मार्क्स अच्छा नहीं ला रहा है तो हम उसे एसेस करें कि क्या जरूरत है इसकी, शायद इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, शायद सोशल हेल्थ ठीक नहीं है, शायद मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसी के लिए ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई ना कोई इसका तो एंगल है जो कि भरा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ एम्प्टीनेस तो है, एंड वी नीड टू make that cup full so that the child enjoys this learning process and performs। बट हम लोग इतना ज्यादा मार्क्स के पीछे पड़ जाते हैं, उस बच्चे का इमोशनल मेंटल हेल्थ सब साइड में हो जाता है, द ओनली थिंग वी थिंक इज ऑफ मार्क्स। तो दैट इज नॉट सस्टेनेबल, दैट इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। सो दिस एग्जाम्पल आई टुक फ्रॉम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए, समझ में तो आ गया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है और होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एजुकेशन क्या होता है। अब इसको और हम बेसिक समझाएं कि इंपॉर्टेंट समझ में आ गई, मगर हाउ टू मेक इट एग्जीक्यूट कैसे करें। तो टू बिगिन विथ समथिंग वेरी बेसिक, वी कैन बिगिन विथ मेडिटेशन एक्सरसाइजेस। अब मेडिटेशन का नाम हमने बहुत बार सुना है, माइंडफुलनेस का नाम बहुत सुना है, बहुत टफ लगता है कि पता नहीं कैसे करें, बट लेट्स बिगिन विद इट। सो हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग, ठीक है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, लाइक जिनकी भी आप ऑटोबायोग्राफी करें पढ़ें, माइंडफुलनेस के ऊपर सबका फोकस है। तो अगर एक कॉमन ऐसी चीज है जो हर सक्सेस मंत्रा में आ रहा है, इसका मतलब है कि अब इट्स हाई टाइम वी शुड इनकलकेट इट इन आवर एजुकेशन सिस्टम एज वेल, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द फ्यूचर जनरेशन, द टॉर्च बेयरर ऑफ इंडिया। सो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 10 मिनट के लिए, गाइडेड मेडिटेशन सेशंस या योगा क्लासेस, ये और बहुत सारे स्कूल्स में होता भी है। ये एक्टिविटीज क्या हेल्प करती हैं बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन में, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स बच्चे डेवलप। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप, वेरी बेसिक स्टेप आई एम टेलिंग यू कि कैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना कैसे होता है बच्चों को, और अपना कंसंट्रेशन और फोकस कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग बच्चे को रिस्पॉन्सिबल तो ठहरा देते हैं कि तुम यू आर नॉट फोकस्ड, यू डोंट कॉन्सेंट्रेट, बट हम लोग एज पेरेंट एंड एज टीचर्स कभी ये नहीं सिखाते हैं कि फोकस करना कैसे होता है। वी हैव नेवर शोन देम व्हाट फोकस इज। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के पहले प्रैक्टिस भी करानी चाहिए, रिजल्ट लाने के पहले उनको ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, बिकॉज वो अपने आप से नहीं सीख सकते। वी हैव टू बी द वी हैव टू होल्ड देयर हैंड्स। सो जब हम बच्चे को मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस का सीड उनके अंदर डालते हैं, तो वो इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स सीखते हैं, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना सीखते हैं, और अपना कंसंट्रेशन और उनका फोकस बढ़ता है। जो और अगर हमें, जब हम बच्चे थे, अगर हमें इन चीजों को अर्ली स्टेज में सिखाया जाता, तो हम लोग कितने अनड्यू, जो हम लोग ने एंजाइटी ली है अपनी लाइफ में एज एडल्ट्स, या ओवर थिंकिंग की है, या बहुत बार इमेच्योर बिहेवियर दिखाया है, बिकॉज वी वर नॉट टॉट
कि इमोशनली अपने आप को रेगुलेट करना क्या होता है. सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ overthinking, we have demonstrated a lot of immature behavior because we were not taught how to take charge of it. But now we are equipped with that knowledge and information ki how important meditation, mindfulness is, and we don't want our kids to suffer the way we have suffered many a times. The next the thing that we can now, mindfulness and meditation, that is very very doable, can be done in any class by anyone. फिर दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इसका पहलू है कि हम कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट स्कूल में करते, वेरी बेसिक एग्जांपल्स आई एम गिविंग की इज आर्ट एंड क्रिएटिविटी वर्कशॉप. इसका एग्जांपल और भी आई विल टेक फ्रॉम अ मूवी आल्सो, और भी क्लियर होगा. इफ यू वांट टू फॉस्टर होलिस्टिक डेवलपमेंट, वी नीड टू ऑफर पेंटिंग क्लासेस, जो कि हर स्कूल में होती है. बट पेंटिंग तो बच्चा कर रहा है, बट हमें हमेशा एज एडुकेटर्स फैसिलिटेट करना है कि इस पेंटिंग से तुम्हें क्या क्या फायदा हो रहा है. हमें उनको हर पॉइंट पे बताना है कि सी यू आर डूइंग दिस, यू लर्न दिस, सो दैट दे आर माइंडफुल ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर लर्निंग. बस करते जा रहे हैं, तो उसको ये बोध आपको कराना है कि ये स्किल तुम्हारे अंदर आया इस चीज को करने से, क्योंकि उनको नहीं पता है कि वो क्या सीख रहे हैं. तो मेटाकॉग्निशन अवेयरनेस, विच अगेन आई सेड आई विल डू इन द सेशन टुडे, बहुत ज्यादा जरूरी है. तो बच्चे को आप पेंटिंग क्लासेस, म्यूजिक, ड्रामा क्लासेस और अदर क्रिएटिव परस्यूट्स में जरूर डालें. दिस विल इनकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन. बहुत सारी चीजें एंजाइटी का कॉज इसलिए बन जाती हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस होकर बाहर नहीं आती हैं. ये हम एडल्ट्स के साथ भी होता है. और सेल्फ एक्सप्रेशन होता है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलना नहीं जानते हैं, अपने मन की बात बोल करके एक्सप्रेस करना नहीं जानते. सोचिए, बच्चे भी नहीं जानते हैं. तो वो पेंटिंग से, वो आर्ट फॉर्म से बाहर आएगा. अंदर जो भी चीज है वो बाहर आनी बहुत जरूरी है फॉर अ हेल्दी लाइफ. जब बच्चा अच्छी पेंटिंग करता है, अच्छा डांस करता है, सेल्फ स्टीम बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके फाइन मोटर स्किल्स इनहेंस होते हैं, उसका इमोशनल वेलबींग बढ़ता है. और वेदर इट्स कंपोजिंग सॉन्ग टू रिमेम्बर हिस्टोरिकल इवेंट, अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है उस पर आपने बच्चे को होमवर्क दे दे कि चलो तुम लोगों को ये क्रोनोलॉजी याद नहीं हो रही है, इसके ऊपर तुम लोग कोई जिंगल बना लो डिसेंट किसी सॉन्ग पे, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना लो किसी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का, या कोई परफॉर्मिंग स्किट बना लो लिटरेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, या आर्ट इंटीग्रेट करके कुछ प्रोजेक्ट बना लो. तो उससे क्या होता है कि बच्चा सेल्फ एक्सप्रेशन जानता है, उसको ऑटोनॉमी मिलती है कि अच्छा इसको बिल्कुल थियोरेटिकल और बोझ की तरह नहीं बनाना है, बट वो और ही बेहतर. अगर आपने देखा होगा कि पोस्ट द कमिंग ऑफ एनईपी रोल प्ले बहुत ज्यादा कॉमन हुआ है, या नुक्कड़ नाटक बहुत कॉमन हुआ है. अब टफ टफ टॉपिक पे नुक्कड़ नाटक करा लीजिए, देख लीजिए बच्चे को कितना जल्दी इंटरनलाइज होता है वो इन्फॉर्मेशन. संख्या के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक था विच वाज सच अ हेवी, उसमें इतना डेटा था और इतना सारा इंफॉर्मेशन था. व्हेन द किड्स डिड इट, उन्होंने डिकोड कर दिया उस टॉपिक को बिल्कुल इजीली एक नुक्कड़ नाटक से. और हमें लगता है कि बच्चे नहीं समझते हैं. बच्चे, दिस इज अगेन साइंस, कि आगे आने वाली हर जनरेशन पीछे वाली जनरेशन से स्मार्ट होगी. तो वो आप देखेंगे हमारे घर में जो बच्चे हैं, आई ऑलवेज से कि डिजिटल नेटिव्स हैं. हम लोग डिजिटल इमिग्रेंट हैं, हम लोगों को सीखना पड़ा, बट वो लोग सीखे सिखाए हैं, तो वो हम लोगों से काफी अपडेटेड है. तो वो इन्फॉर्मेशन को डिकोड करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर कुछ बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना देना, आर्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर देना, उनके लिए दे लव इट. सो एंड और हम लोग क्या है कि हम लोग अभी भी उस रोट लर्निंग और ट्रेडिशनल मेथड से आने में हमें टाइम लग रहा है, बिकॉज वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट हमें बच्चों को वैसे ही सिखाना है जैसा वो सीखना चाहते हैं, जिससे रिजल्ट आता है. सो दैट्स वाई इसके ऊपर आप जरूर आर्ट एंड क्रिएटिविटी को जरूर इनकॉर्पोरेट करें इन द ट्रेडिशनल क्लासरूम. अ क्लोजर एंड डीपर look at this approach. Just a minute. Yeah, a closer and deeper look at this approach. This is तारे जमीन पर. हर एडुकेटर एंड आई थिंक हर बच्चे की फेवरेट मूवी होनी चाहिए ये. तो इस मूवी में क्या होता है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच को बहुत पावरफुली डिपिक्ट किया गया है. ठीक है, अब हमने सबने मूवी देखी है, मगर कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच कहाँ पे है. दैट्स व्हाई आई से कि मेटाकॉग्निशन अवेयरनेस, कि हमने जो चीज देखी उससे क्या सीखा, ये जरूर सोचना चाहिए.
तो क्योंकि हम लोग एमलेसली बहुत कुछ देखते हैं और हमारा ऑस्मोसिस होता है, हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं, बट वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर कि हमने क्या देखा, उससे क्या सीखा और उससे अप्लाई क्या करना है। दैट इज मेटाकॉग्निशन अवेयरनेस। तो इस मूवी में भी होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच को बहुत पावरफुली डिपिक्ट किया गया है, और एक डिसलेक्सिक बच्चे ईशान अवस्थी के जिंदगी के ऊपर ये मूवी है। और जहाँ पे बच्चे के अंदर यूनिक टैलेंट और स्ट्रेंथ है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम क्या है, वन साइज फिट ऑल, कि सब बच्चों को एक ही तरीके से तुमने आंसर लर्न किया है कि नहीं, एड वर्बेटम उसको तुम रिपीट कर पाते हो कि नहीं, दैट इज द ओनली पैरामीटर ऑफ जजिंग योर कॉग्निशन। तो इस मूवी में ईशान पूरे टाइम परेशान रहता है, स्ट्रगल करता है एकेडमिकली उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी से, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं है। और सबसे अफसोस की बात क्या होती है कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी से तो ग्रसित है ही, लेकिन उसको समझा जाता है कि वो बदमाशी कर रहा है। अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि शुरू में ईशान जो होता है वो बहुत चुलबुला सा, अच्छा सा, बातचीत करने वाला, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला बच्चा होता है। लेकिन जब बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया जाता है, उसको एक टैग लगा करके कि तुम बदमाश हो, लर्निंग डिसेबिलिटी उस टाइम उसकी आइडेंटिफाइड नहीं होती है, सबसे पहले वो क्या करता है, वो बोलना बंद कर देता है, उसकी सेल्फ एक्सप्रेशन बंद कर देता है। अगर आपने मूवी देखी होगी, देखिएगा आप उसमें कि अपनी माँ से बहुत क्लोज होता है, बट जब उसकी माँ उसको हॉस्टल में फोन करती है वो बात नहीं करता है। तो वो दैट इज द एंड ऑफ अ लाइफ, जब इन बच्चा एक्सप्रेशन बंद कर देता है। तो आर्ट इंटीग्रेशन सीबीएसई ने इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बनाया कि हो सकता है कि बच्चा आपको बोल के अपनी प्रॉब्लम ना बता पाए, लेकिन व्हेन दे डांस, व्हेन दे राइट, व्हेन दे पेंट, वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट आर गोइंग इनसाइड देम। तो ईशान भी इस मूवी में क्या होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन बंद कर देता है। लेकिन थैंकफुली एक कंपैशनेट टीचर का, एक रियल एडुकेटर का इंट्रोडक्शन होता है उसकी जिंदगी में, जो कि ये समझता है कि इसने सेल्फ एक्सप्रेशन बंद कर दिया, एंड द फर्स्ट थिंग ही डज इज ही मीट्स द पेरेंट्स। और वहां पे उसको पेंटिंग के थ्रू समझ में आता है कि ईशान डिसलेक्सिक है, और उसकी राइटिंग के थ्रू उसको समझ में आता है, और पेंटिंग से उसको समझ में आता है कि ईशान टर्बुलेंस से गुजर रहा है। जहाँ पे उसकी एक बुकलेट होती है जहाँ पे वो अपनी माँ से अलग होता जा रहा है, उस बुकलेट में उसकी पेंटिंग से उसको समझ में आता है इसका दिमाग कितना ज्यादा तेज है, क्योंकि उसने आर्मी की एक अंडर अंडर द टनल आर्मी बनाई होती है। तो ये एक एडुकेटर का काम है। और जैसे कि एक डॉक्टर का काम होता है बीमारी को पकड़ना, हम तभी किसी डॉक्टर को अच्छा बोलते हैं जब वो बिना किसी डायग्नोसिस के, बिना किसी ब्लड टेस्ट के आपकी बीमारी पकड़ ले, हम लोग कहते हैं अच्छा डॉक्टर है। तो सिमिलरली हम एडुकेटर्स का भी काम होता है कि हम बच्चे का जो प्रॉब्लम है ना वो समझ जाएं, उसके एक्सप्रेशन से, उसकी नोटबुक से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, कि इसका प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज दैट इज अ लाइफ दैट वी आर डीलिंग विद। एंड जो आमिर खान जो इसमें नुक्म नाम के टीचर बने हैं, वो ईशान की डिफिकल्टीज को पहचान पाते हैं, और वो बताते हैं सबको कि दिस ही इज वेरी इंटेलिजेंट, व्हाट वी कैन ही कुड फिगर आउट फ्रॉम हिज पेंटिंग्स। और उसकी पोटेंशियल जो है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम में कभी भी नहीं पहचान में आएगी। और उन्होंने उसके लिए टेलर मेड कस्टमाइज क्ले से, हर तरीके ड्राइंग से उसकी उसकी पोटेंशियल को बाहर लाने की कोशिश की। और जो अल्टीमेट जो टारगेट आप देखिएगा इस मूवी में टीचर का है कि बच्चा एक्सप्रेस करना सीखे। और उनको पता था कि वो एक्सप्रेस अपनी जो दिल की सही बात है वो एक पेंटिंग में ही कर पाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर पेंटिंग का यूनिक पोटेंशियल है। एंड दैट्स व्हाई ही होस्टेड अ पेंटिंग कंपटीशन। और उस पेंटिंग कंपटीशन में बच्चे ने एट लास्ट अपने आप को, जो उसके अंदर सब कुछ दब गया था, उसने एक्सप्रेस किया, एंड ही गॉट अ सेकेंड चांस। तो द मूवी हाईलाइट्स कि एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना कितना जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विथ मशीन्स, वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना कितना कितना जरूरी है इन आवर ओन वेज। Nothing can be done absolutely because we're dealing with a large number of students, but we have to do our own bit and encourage करना exploration, सेल्फ एक्सप्रेशन। बच्चे ने जिस दिन एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, दैट इज वेरी वेरी अलार्मिंग। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द किड्स इन अ क्लास आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। एंड एडुकेटर ही के पास पावर है टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ एवरी स्टूडेंट। हम लोग जब बच्चे थे, आज हम लोगों को काफी टाइम हो गया है बड़े हुए, बट हमारे टीचर की बोली हुई हर अच्छी और बुरी बात हमारे माइंड में एज्ड है, बिकॉज टीचर्स हैव दैट पावर एंड दे आर मैजिशियंस, जो कि कुछ भी मुमकिन है उनके हाथ से। और हमें बच्चे को थ्राइव सिर्फ अपने क्लासरूम में नहीं, वी हैव टू प्रिपेयर देम कि वो आउटसाइड द क्लासरूम भी थ्राइव करें। नाउ
आई थिंक, हाँ. Now, importance of holistic development in education. This will make the topic even more clear. Just a minute. Just a minute. So, अब होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन इसको और अगर हम और बारीकी से समझना चाहें तो हमें बच्चे को, जो कि 21st सेंचुरी स्किल भी बात करता है कि एनईपी का एक टारगेट है कि हमें बच्चों को 21st सेंचुरी के लिए रेडी करना है. ठीक है, बार बार हम लोग इनकलकेटिंग 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में भी सुनते हैं एनईपी में. तो ये एक 21st सेंचुरी है, डिजिटलाइजेशन का दौर है और चेंज, थिंग्स आर अनप्रिडिक्टेबल. मेनी प्रोफेशंस दे हैव कम अप जिनका नाम 5 साल पहले हम लोग जानते भी नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज आर सर्टेन थिंग्स जो बिल्कुल न्यू है. कोडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंटेंट राइटिंग है, एनिमेशन है. एंड तो क्या है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है. आगे आज से 5 साल के बाद ऐसे प्रोफेशंस होंगे जिनके बारे में हम लोग आज नहीं जानते हैं, और शायद हमारे बच्चे वो सब प्रोफेशन जाके आगे लेंगे. तो ऐसी क्या चीज हम बच्चे को सिखाएं, ऐसा क्या सिलेबस हम बच्चे को पढ़ाएं कि नो मैटर कुछ भी आ जाए बच्चा थ्राइव करे. सो वी हैव टू प्रिपेयर किड्स फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस. जहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज अगर बच्चा क्लासरूम में बैठ रहा है और इंटरनेट के इस दौर पे कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं बच्चे से, अगर क्लासरूम में छूट भी गया तो वो कहीं ना कहीं से उससे पकड़ा जाएगा. हमारे टाइम में ऐसा होता था कि अगर कोई टॉपिक हमें समझना होता था तो हमें वेट करना होता था उस क्लास का, ताकि मैम वो सवाल का जवाब दे पाए. अब वो बात नहीं है. चैप्टर पढ़ाने के पहले बच्चा ओवर इंफॉर्मेशन लेकर के चला जाता है क्लास में. बट एट दिस टाइम हमारा रोल और भी क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रिच दुनिया में बच्चा रह रहा है कि सही गलत इंफॉर्मेशन क्या है वो उसको पता नहीं, एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन क्या है वो उसको पता नहीं है. हम लोग जब कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो क्या होता है, कपड़े, सिंपल कपड़े की दुकान विच इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग, तो भी दुकानदार हमसे पूछता है आपका बजट क्या है, आपका कलर का पसंद क्या है, आपका मटेरियल क्या चाहिए, एंड देन ही ओपन्स दैट क्लोथ. बट यहाँ पे क्या है इंफॉर्मेशन रिच में, कि आपकी एज नहीं देख रहा है इंटरनेट, आपको क्या चाहिए नहीं देख रहा, वो आपको सब इंफॉर्मेशन दे रहा है. एंड सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द स्टूडेंट. तो यहाँ पे हमारा रोल बदला तो है एडुकेटर्स का, बट नाउ वी हैव टू बिकम मोर ऑफ अ फैसिलिटेटर, और ज्यादा क्रिटिकल है जहाँ पे हम बच्चे को बताएं कि इतनी इंफॉर्मेशन इज सूटेबल फॉर यू, और उसको हम उसके हिसाब से टेलर मेड कैसे करें. सो इन आज की इस रैपिडली चेंजिंग दुनिया में जहाँ पे सक्सेस जो है एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर जा चुकी है एनईपी के पास आने के बाद, हमें बच्चे को वाइड रेंज ऑफ स्किल्स से रूबरू कराना है, उनके अंदर डालना है. जो कि हमने बताया कि सिंपल ड्राइविंग, सिंपल क्लीनलीनेस ड्राइव से कितना बच्चा सीख सकता है, माइंडफुल एक्सरसाइजेस से कितना सीख सकता है, आर्ट एंड क्रिएटिव वर्कशॉप से कितना सीख सकता है. तो हमें वाइड रेंज ऑफ स्किल्स बच्चों में डालना है जहाँ पे बच्चा क्रिटिकली सोचे, क्योंकि आगे अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, हमारी सोच ऑब्सलीट होती चली जा रही है, हर वक्त सोच बदल रही है, चीजें बदल रही हैं. तो क्रिटिकली सोचे, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी हो, कितनी भी बुरी हो चीजें उसको अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. बाउंस बैक, फेलियर्स आएगा, रिजेक्शंस आएंगे, ट्रेजेडी होगी, चैलेंजेस आएगा, लाइफ वोंट बी गुड, लाइफ वोंट बी कंफर्टेबल, बट बाउंस बैक हो. जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखें, सब में एक चीज जो कॉमन आप देखेंगे, दे नो हाउ टू बाउंस बैक, नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ किक्स देम इन देयर फेस, दे नो हाउ टू बाउंस बैक. क्योंकि बाउंस बैक ही सक्सेस का जो है वो फर्स्ट स्टोन है. बच्चों को कम्युनिकेशन जरूर सिखाएं, किससे कब कैसे कम्युनिकेट करना है, कि उनकी वो दे आर नॉट, और कम्युनिकेशन से कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बात सिर्फ बोलें. कम्युनिकेशन में है कि जो सामने अगर आपके कोई कमजोर है उसकी भी अनसेड बातें आप समझें. सामने वाला हो सकता है कि बोल ना रहा हो, बट उसकी अनसेड बातें उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी आप समझें. दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज. होलिस्टिक डेवलपमेंट में ऑल दीज थिंग्स प्ले अ बिग रोल. मार्क्स ले आए बट आई डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स एंड माई टीचर्स, that is not holistic development. That will stop you, that will be a major blockade in your life somewhere or the other.
सो होलिस्टिक मीन्स सब कुछ हमें देखना है, कोलैबोरेशन लाइफ में। बच्चे को बहुत बार हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट और जिंदगी बितानी पड़ती है, प्रोफेशनली एंड पर्सनली, जिनके साथ हमारी बिल्कुल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, बट लाइफ इज लाइक दैट, वी हैव टू कोलैबोरेट। बट पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे को आप उसके साथ मत बिठाइए, मेरे बच्चे को आप उसके साथ बिठाइए। बट हम लोग बच्चे को कितने बड़े स्किल से वंचित कर रहे हैं, उसको सिखा नहीं रहे हैं, बाद में जब उसको लाइफ में प्रॉब्लम होगी तो हम उसको प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। So we have to instill this thing amongst parents also, which again is a huge task on us teachers. Collaboration is one thing जो कि which will take you very far in life. तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, आपके क्लासरूम ही में होगी। अडेप्टेबिलिटी, किसी भी, पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है, एसी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके बच्चे के लिए नथिंग विल स्टॉप। अगर आपको थ्राइव करना है तो आपको उसी सिचुएशन में अडेप्ट करना पड़ेगा, रिजिलियंट होना पड़ेगा। दैट इज व्हाट होलिस्टिक डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। Then holistic approach equips students with essential life skills by providing opportunities for experiential learning. Again, अगर holistic development कराना है तो make sure कि आपके lesson plan में experiential learning जरूर हो। अब experiential learning में क्या होता है, you make it hands on for students। जैसे कि हम लोग एक सेशन में सुन रहे थे कि बच्चे, हम लोगों के टाइम पे क्या होता था कि सेब का फोटो हमेशा लाल दिखाया जाता था, तो जब ग्रीन सेब कहीं देखा किसी बच्चे ने तो वो बोला ये सेब नहीं है, क्योंकि सेब ग्रीन नहीं होता है। दिस इज लैक ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि बच्चे ने फिजिकली कभी सेब देखा ही नहीं है, तो उसके हिसाब से वो सेब ही नहीं है। तो सोचिए क्या है, वो बच्चा स्कूल्ड बट एडुकेटेड नहीं है। तो जरूर जहां पे भी टफ कॉन्सेप्ट्स लगे कि ये बच्चा बिना देखे, बिना किए, बिना छुए नहीं समझ पाएगा, ट्राई टू मेक इट एक्सपीरियंशियल। देन सपोर्ट्स मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। हम लोग इतने इस एज में आ गए हैं, मगर अगर मेंटली थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ होती है, हम लोग अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं। आप सोचिए कि बच्चों के ऊपर किस तरीके का प्रेशर होता है, और हम लोग कहते हैं मार्क्स नहीं बच्चा लाता है या मिसबिहेवियर करता है। एंड somebody said कि मिसबिहेवियर इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। जब बहुत ज्यादा मिसबिहेवियर हो, दैट चाइल्ड इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, and we as educators, we need to understand that misbehavior is a very big communication that a child is trying to make। और उस टाइम हमें अपने ईगो को, अपने हर चीज को साइड में रख के उस मिसबिहेवियर को डिकोड करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बिकॉज बाय द, जैसे भी हाउ इट्स डिजाइंड, एडुकेटर्स, it's a very noble profession। We have to keep our crown somewhere and we have to invest our energy। this is what teachers are। so हमें देखना होगा कि हम बच्चे का mental health and well-being जरूर देखें। and the last point is कि we have to teach our children in a way कि वो lifelong learners हो। कभी ये ना बोले कि बस हो गया, अब पढ़ाई नहीं करनी, अब सीधे नौकरी करनी, पढ़ाई तो कभी नहीं करेंगे। even if they are in their professional setup, they are keen to learn because of the teachers, जो उनको उनको हमेशा सिखाए कि लर्निंग मरते दम तक करनी है। that magic only a teacher can do। that's the end of my session। thanks a lot for your kind comments, I've been reading them all along and that kept me motivated। thanks a lot once again, and I'll take your leave now। hope my session added some value to your life and we together could make life of the future generation easier, simpler, and a happier one। Thank you so much।